भारत कई वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, जिसे आजाद कराने में सैकड़ों लोगों ने शहादत दी, जिनमें से कुछ को हम जानते हैं और कुछ को हम जानते भी नहीं और ना ही जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी शहादत देश के नाम की, जो चाहते तो अपनी जिंदगी बड़े ही आराम से काट सकते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति की राह चुनी। आज हम बात करेंगे ऐसे स्वतंत्रता नायक की जिन्होंने आजादी की चिंगारी को आंदोलन में तब्दील कर दिया। नमस्कार मित्रों, मैं रूप परमार, आपका मित्र, आपका सहयोगी, आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं अपने नए वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम बात करेंगे अपने देश के महान क्रांतिकारी के बारे में, जिन्होंने आजादी की चिंगारी को आंदोलन में तब्दील कर देश के क्रांतिवीरों की दिशा ही परिवर्तित कर दी। एक ऐसे सेनानी की जिसने विदेश में रहकर ब्रिटिश शासन की दीवारें हिला दी। एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिसके घर वालों ने भी उनसे संबंध खत्म कर लिया और अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मदन लाल ढींगरा जी की, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही हंसते हंसते अपना जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया। मदन लाल ढींगरा जी का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब के अमृतसर में एक शिक्षित और समृद्ध हिंदू पंजाबी खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर दीप्तामल ढींगरा एक सिविल सर्जन थे। मदन लाल जी 8 भाई बहन थे, जिसमें 7 भाई और 1 बहन थी। मदन लाल सहित सभी 7 भाइयों ने विदेश में पढ़ाई की थी। ढींगरा ने सन 1900 तक अमृतसर के एमबी इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाई की। उसके बाद वे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लाहौर चले गए। यहाँ वे आरंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित हुए, जो उस समय स्वतंत्रता के बजाय स्वशासन की मांग कर रहा था। ढींगरा विशेष रूप से भारत की गरीबी से परेशान थे। उन्होंने गरीबी और अकाल के कारणों से संबंधित साहित्य का गहन अध्ययन किया और महसूस किया कि इन समस्याओं के समाधान की तलाश में मुख्य मुद्दे स्वराज और स्वदेशी में ही हैं। ढींगरा ने स्वदेशी आंदोलन को विशेष उत्साह के साथ अपनाया, जिसके उद्देश्य भारतीय उद्योग को बढ़ावा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। 1904 में मास्टर और आर्ट्स प्रोग्राम के छात्र के रूप में ढींगरा ने प्रिंसिपल के आदेश के खिलाफ छात्रों के विरोध का नेतृत्व किया, जिसमें कॉलेज के ब्लेजर को विदेशी कपड़े से बनाने का आदेश दिया गया था। इसी विरोध के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बारे में उनके पिता को पता चला, जो कि ब्रिटिश शासन के उच्च पद पर थे और वे आंदोलनकारियों के खिलाफ थे। उन्होंने मदन लाल को कॉलेज प्रबंधन से माफी मांगने को कहा, जिससे उनका निष्कासन रोका जा सके, किंतु मदन लाल जी ने साफ साफ मना कर दिया और अपने पिता के साथ घर जाने से भी मना कर दिया, बल्कि नौकरी करने और अपनी मर्जी से जीने का फैसला कर वहां से चले गए। निष्कासन के बाद वे शिमला पहुंचे और वहां तांगा गाड़ी सेवा चलाने वाली फर्म में नौकरी कर ली। वहां से उन्हें अवज्ञा के लिए बर्खास्त कर दिया गया। बाद में उन्होंने एक फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम किया और उन्होंने मजदूर यूनियन संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने के कारण ही उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद वे बॉम्बे चले गए और वहां कुछ समय काम किया, लेकिन फिर से वही निम्न स्तर की नौकरियों से वे परेशान थे। उनके बड़े भाई डॉक्टर बिहारी लाल को उनकी बहुत चिंता हुई और उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए उन्हें विदेश भेजने के लिए तैयार कर लिया। ढींगरा आखिरकार सहमत हो गए और 1906 में वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए लंदन में दाखिला लेने के लिए ब्रिटेन चले गए। सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में स्थित हाईगेट में की थी। यह संगठन हाईगेट में उपस्थित भारतीयों के लिए एक बैठक स्थल था। मदन लाल ढींगरा भी यहाँ पहुंचे और भारतीय स्वतंत्रता और राजनीतिक कार्यकर्ता विनायक दामोदर सावरकर
जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं, और श्यामाजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए, जो उनकी दृढ़ता और तीव्र देशभक्ति से प्रभावित हुए, जिसने उनका ध्यान स्वतंत्रता आंदोलन की ओर मोड़ दिया। सावरकर क्रांति में विश्वास करते थे और उनसे भी यही आशा रखते थे। कुछ समय बाद ढींगरा इंडिया हाउस से दूर हो गए, क्योंकि वे शूटिंग सीखने के लिए टोटेनम कोर्ट रोड पर शूटिंग रेंज में जाते थे। उसी समय वे सावरकर और उनके भाई द्वारा स्थापित एक गुप्त संगठन अभिनव भारत मंडल के भी सदस्य बने। इसी दौरान 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिससे सावरकर, ढींगरा और अन्य छात्र कार्यकर्ता बहुत अधिक आक्रोशित थे। ढींगरा को उनके पिता ने राजनीतिक गतिविधियों के कारण छोड़ दिया था। उनके पिता ने अखबारों के माध्यम से अपना फैसला प्रकाशित किया था। इसके पश्चात मदनलाल और भी ज्यादा सक्रिय हो गए थे और उन्होंने करजन वायली को मारने की योजना बनाई। करजन वायली सन 1866 में ब्रिटिश सेवा और 1879 में भारतीय राजनीतिक विभाग में शामिल किया गया था। उसने मध्य भारत सहित कई स्थानों पर प्रतिष्ठा अर्जित की थी, जहां वह सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंचा। सन 1901 में उसे भारत के राज्य सचिव का राजनीतिक सहयोगी चुना गया। वह सीक्रेट पुलिस का प्रमुख भी था और ढींगरा तथा उनके साथी क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। कहा जाता है कि करजन वायली ढींगरा के पिता का करीबी भी था। जुलाई सन 1909 की शाम ढींगरा बड़ी संख्या में भारतीयों और अंग्रेजों के साथ इंपीरियल इंस्टीट्यूट में इंडियन नेशनल एसोसिएशन द्वारा आयोजित एट होम समारोह में भाग लेने के लिए एकत्र हुए थे। जब करजन वायली अपनी पत्नी के साथ हॉल से बाहर निकल रहा था, तभी मदनलाल ढींगरा ने उसके चेहरे पर 5 गोलियां चलाई, जिसमें 4 ठीक अपने निशाने पर लगी। एक पारसी डॉक्टर जो करजन वायली को बचाने की कोशिश कर रहा था, ढींगरा ने 6ठी और 7वीं गोली उस पर चलाई। ढींगरा को पुलिस द्वारा मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और इस प्रकार वे अपने मकसद में सफल हुए। उसके बाद ढींगरा पर 23 जुलाई को ओल्ड वैली में मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपने मुकदमे के दौरान खुद ही अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या भारतीय स्वतंत्रता के नाम पर की गई थी और उनके कार्य देशभक्ति से प्रेरित थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका डॉक्टर को मारने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें गलत तरीके से मौत की सजा सुनाई जा रही है, लेकिन न्यायाधीश ने उनकी एक ना सुनी। उसके बाद ढींगरा ने कहा था, मुझे अपने देश के लिए अपना जीवन लगाने का सम्मान पाने पर गर्व है, लेकिन याद रखना आने वाले दिनों में हमारे पास हमारा अपना समय हो। मदनलाल ढींगरा को 17 अगस्त 1909 को पेंटन जेल में फांसी दी गई थी। जब उन्हें अदालत से बाहर निकाला जा रहा था, तो उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से कहा, धन्यवाद हे प्रभु, मुझे परवाह नहीं है। मुझे अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन देने का सम्मान पाने पर गर्व है। 5 जुलाई सन 1909 को आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में कई भारतीय राजनीतिक नेताओं ने वायली की हत्या की निंदा की, लेकिन सावरकर ने ढींगरा की निंदा करने के औपचारिक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। वे चाहते थे कि ढींगरा को अपराधी के रूप में निंदा करने से पहले उचित व्यवहार किया जाए। ढींगरा की फांसी के बाद सावरकर के नेतृत्व में अभिनव भारत सोसाइटी ने ढींगरा को एक क्रांतिकारी के रूप में चिन्हित किया और एक पोस्ट कार्ड छापा, जो कि उनके नाम से था। सावरकर के साथी वीवीएस अय्यर ने हत्या को एक शानदार कृत्य बताया और सावरकर की प्रशंसा करते हुए
कहा कि वे वास्तविक गुरु हैं जिन्होंने ढींगरा जैसे व्यक्तित्व का निर्माण किया। कई भारतीय और ब्रिटिश नेताओं ने ढींगरा के कार्यों और सावरकर द्वारा ढींगरा का सार्वजनिक बचाव करने की बहुत ही आलोचना की थी। महात्मा गांधी ने ढींगरा की हरकतों पर टिप्पणी की और कहा कि उन्हें बेकार की किताबें पढ़ाकर यह काम करने के लिए उकसाया गया। उन्हें उकसाने वाले भी सजा के हकदार हैं। अगर अंग्रेज ऐसी हत्याओं के कारण चले भी जाएं तो उनकी जगह कौन राज करेगा, यह कहना था उस समय हमारे देश के राष्ट्रपिता का, जिन्हें हम आजादी का सबसे बड़ा योद्धा मानते हैं, उनका। हालांकि ब्रिटेन में हत्या की प्रतिक्रिया आक्रोशपूर्ण थी, लेकिन ढींगरा के कृतज्ञ की प्रशंसा निजी तौर पर डेविड लॉयड और विंस्टन चर्चिल द्वारा व्यक्त की गई थी, जिन्होंने ढींगरा के बयान को देशभक्ति के नाम पर अब तक का सबसे बेहतरीन बयान कहा था। उनकी फांसी के बाद ढींगरा के शव को हिंदू रीति रिवाजों से नकार दिया और शव को दफन किया गया। उनके परिवार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। अधिकारियों ने शव सावरकर को सौंपने से मना कर दिया। जब अधिकारी शहीद उधम सिंह के अवशेषों की तलाश कर रहे थे, ढींगरा का ताबूत गलती से उन्हें मिल गया था, जिसे भारत लाया गया। ढींगरा को आज भारत में व्यापक रूप से याद किया जाता है और उस समय भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर उभरे। इस प्रकार मदन लाल ढींगरा जी ने अपने जीवन को बलिदान करके क्रांति की ज्योति मन में प्रकाशित करने का महान कार्य किया, जिससे आज हम आजादी की सांसें ले पा रहे हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी वाले बटन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।